Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 5th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 5 जनवरी 2022 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं डेली बेसिस पर आप लोगों से बोलता हूं, यहां तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और हमेशा की तरह हम लोगों ने टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। और जैसा कि आप लोग को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मतलब कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैं आपके साथ इन वन वर्ड क्वेश्चंस को शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। अब लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाया हूँ। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चन की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि डेली बेसिस पर इसका डिस्कशन चलता है। तो मैं आप लोगों को इसकी आंसर कीज बताता हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। पहला क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था, जो यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो वह है 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक राज्य को बना सकती है, एक राज्य के साइज को बढ़ा या घटा सकती है, या फिर राज्य की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है, या फिर किसी राज्य का नेम भी बदल सकती है। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो है आर्टिकल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, बेसिकली ये एक पॉलिसी है, एक तरीके से जगह को कब्जाने की पॉलिसी है, जिसको हम लोग एनेक्सेशन पॉलिसी बोलते हैं। इसको किसके थ्रू फॉलो किया गया था, वो है लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो ये अल्कोहल है, अल्कोहल बेसिकली यहाँ पर हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल में कौन से लिस्ट के अंदर आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो है स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो ये ब्लैक मनी है इसके अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन 2 प्रकार के सोर्सेस होते हैं मेजरली। वो कौन कौन से हैं, देखो इलीगल एक्टिविटी से ब्लैक मनी को कमाया जा सकता है, या फिर लीगल एक्टिविटी भी होती है जिसको हम लोग अनरिपोर्टेड एक्टिविटी के अंदर रखते हैं, मतलब आप लोग टैक्स वगैरह नहीं पे करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और झांसी रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, इसका नाम यहाँ पर दूसरा रखा जाएगा, एक तरीके से दूसरे नाम से हम लोग जानेंगे इसको, वो है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। आई होप आप लोगों ने सही बिल्कुल इसके सारे आंसर्स दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सारे आर्टिकल्स बहुत ज़बरदस्त हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत सारी नई जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। और जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं, चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज यहां पर इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और जब भी आपको दिन में टाइम मिले जाकर आप लोग इस पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना। तो आर्टिकल बात करता है इंडिया पाकिस्तान के बारे में। अभी देखो हुआ क्या है, अभी यहां पर 1 जनवरी निकली है, नए साल की शुरुआत हुई 1 जनवरी 2022। अब 1 जनवरी 2022 में इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने आपस में न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेकर एक लिस्ट को एक्सचेंज किया है। मतलब कि इंडिया ने अपने ठिकाने बताए यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज अवेलेबल है, और पाकिस्तान ने अपने खुद के ठिकाने बताए कि हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये अपने अपने ठिकाने क्यों बताते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। हर साल ऐसे ही डिस्कशन होता है, हर साल यहाँ पर 1 जनवरी को ये लिस्ट के अंदर एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये जो लिस्ट है वो है प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस करके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब कि जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है इनके ऊपर एक दूसरी जो कंट्री है ये अटैक ना करें, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पर ये पूरी तरह से लिस्ट को एक्सचेंज किया जाता है। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ, बस थोड़ी देर बने रहो। तो ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे सिलेबस में वेरियस टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। अब ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले तो आप लोग देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को कवर किया है। मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूंगा कहाँ से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है। अब उसके बाद न्यूज़ में देखो क्या क्या चर्चा की गई है।
बेसिकली दो चर्चा यहां पर देखने को मिलेगी। पहली चर्चा क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर अपनी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उसकी लिस्ट को एक्सचेंज किया है कि भाई यहां पर भारत के अंदर यहां पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, यहां पर अटैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान ने क्या किया, अपने भी बताया न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहां कहां पर है, इन्होंने भी वहां पर अपनी लिस्ट हम लोग को सेंड कर दिया, तो लिस्ट को एक्सचेंज किया गया। ठीक है, और लिस्ट को एक्सचेंज करने के बाद फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा कि इंडिया जो है यहां पर इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेगा और पाकिस्तान हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो क्या ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल ऐसा भी हो जाता है कि यहां पर कंट्री के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया जाता है, और ऐसा इतिहास में एक बार हुआ है, सबसे बड़ा इंसिडेंट। वो इंसिडेंट भी मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूं, अभी मैं फिलहाल ये बता रहा हूं ये न्यूज में क्यों है। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर हुआ। उसके बाद देखो, एक लिस्ट तो यहां पर 1 जनवरी को सेंड की जाती है, 1 जनवरी को यहां पर एक्सचेंज की जाती है दोनों कंट्रीज के बीच में, और एक लिस्ट और है जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज की जाती है, और वो है 1 जुलाई को। तो आपको ध्यान रखना है, एक लिस्ट तो 1 जनवरी को एक्सचेंज की जाती है और दूसरी लिस्ट 1 जुलाई को एक्सचेंज की जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो 1 जुलाई वाली लिस्ट है वो कौन सी है, वो यहां पर देखने को मिलेगी अग्रीमेंट ऑन कंज्यूलर एक्सेस साइंड इन मई 2008। मतलब कि ये किस बेसिस पर अग्रीमेंट है, तो जो 1 जुलाई को यहां पर अग्रीमेंट हुआ था वो यहां पर 2008 वाला अग्रीमेंट है। अब ये जब 1 जुलाई को जो लिस्ट शेयर करते हैं उसके अंदर प्रिजनर्स की लिस्ट होती है, मतलब कि पाकिस्तान की जेल में भारत के कितने कैदी हैं और भारत की जेल में पाकिस्तान के कितने कैदी हैं, उसको लेकर यहां पर लिस्ट शेयर करते हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना। आई होप आप लोगों को पहले भी पता होगा, लेकिन नहीं पता था तो डेफिनेटली कुछ नया जानने को मिला है। इंडिया पाकिस्तान साल में 2 बार एक लिस्ट को शेयर करते हैं, एक तो 1 जनवरी को शेयर की जाती है, वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ठिकाने बताए जाते हैं एक दूसरे को अपनी अपनी कंट्रीज के, और दूसरी लिस्ट जो है शेयर की जाती है वो है 1 जुलाई को। यहां पर एक दूसरे को ये बताते हैं कि इन दोनों कंट्रीज के अंदर इन दोनों कंट्रीज के कितने कैदी यहां पर मौजूद हैं। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्लियर कर पाए होंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं पहले तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को लेकर। तो इस पूरे एग्रीमेंट का नाम क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज। आपको मालूम होगा इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही यहां पर न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, मतलब कि न्यूक्लियर का सिस्टम हमारे पास भी है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हमारे पास भी अवेलेबल है, और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, ये आपको मालूम है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के पास भी अवेलेबल है। और न्यूक्लियर बॉम्ब कितने खतरनाक होते हैं ये आप लोगों ने देखा है इतिहास में, हिरोशिमा नागासाकी वाला इंसिडेंट आप लोगों को मालूम होगा। और उसके बाद एक और छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो ये भी जान लो कि देखो कहीं पर भी अगर बॉम्ब फटता है तो इससे कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज को काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है, तो इसी वजह से दोनों कंट्री ने मिलकर अग्रीमेंट किया कि हमारी भले ही दुश्मनी हो, ठीक है, भले ही यहाँ पर कोई भी लड़ाई चल रही हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सी जगह पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पर अटैक नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पर अटैक नहीं करना है, अगर वहाँ पर अटैक हो गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो इसी बेसिस पर ये एक तरीके से लिस्ट को सेंड करते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, यहाँ से दूर ही रहना। ठीक है, तो ये अग्रीमेंट साइन कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रोहिबिशन वाला जो अग्रीमेंट है ये साइन हुआ था 1998 में, और इसको कंफर्म किया गया 1991 के अंदर। ठीक है, इसको क्लियर रखना। और जो ये दूसरा वाला अग्रीमेंट है कैदियों वाला, वो 2008 के अंदर साइन किया गया था। क्लियर रखना, इसके बारे में यहाँ पर कोई भी एक तरीके से कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो इसमें मतलब बिल्कुल आराम से इसको समझ सकते हो। तो जो प्रोहिबिशन वाला जो अग्रीमेंट है ये 1998 में साइन किया गया और 1991 में इसको कंफर्म कर दिया गया था। और अब की बार जब 1 जनवरी 2022, जो कि अभी यहाँ पर 4 दिन पहले तारीख निकली है, हमारा नया साल की शुरुआत हुई है, वो 31st कंसेक्यूटिव एक्सचेंज था, मतलब कि 31वीं बार हम लोगों ने यहाँ पर इन लिस्ट को शेयर किया है आपस में। तो आप इसको भी समझ सकते हो। अब इस लिस्ट के अंदर कवरेज क्या क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ पर अटैक नहीं करना, तो मतलब देखो कंट्रीज के अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, न्यूक्लियर पावर, फ्यूल फैब्रिकेशन, यूरेनियम का एनरिचमेंट वाली जगह, आइसोटोप सेपरेशन हो गया, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जहां जहां पर अवेलेबल है वहां पर ये कंट्रीज अटैक नहीं करेंगी। वरना तो ऐसे भी हो सकता था, जो भारत है, भारत अपने फाइटर प्लेन ले जाए और जहां जहां पर पाकिस्तान के ठिकाने लगे पड़े हैं बम के, और वहां पर बम गिरा दो और पाकिस्तान यहाँ पर जो बम है वहां पर खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये अगर फटेगा तो इससे नुकसान बहुत होगा, पाकिस्तान से उड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी कंट्रीज को नुकसान होता हुआ नजर आएगा, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताया, ये सब यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। ये सभी चीज़ें अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है और पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल है। तो इसी को लेकर ये अग्रीमेंट किया गया था कि हम लोगों के पास जहाँ जहाँ पर अवेलेबल है, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पता है, अब यहाँ पर ये कंट्रीज उसी जगह पर अटैक नहीं करेंगी, भले यहाँ पर कितनी भी दुश्मनी देखने को मिल जाए। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस अग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ऐसा अग्रीमेंट हुआ क्यों, जरूरत क्या थी, मैं आपको वो बताता हूं।
जरूरत में पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हो क्या? देखो, इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि इतिहास में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मतलब इतिहास में किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किया है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था 1981 में। क्या होता है, इजराइल यहां पर बॉम्बिंग कर देता है इराक के ओसीराक रिएक्टर के ऊपर। बगदाद के पास में इराक के अंदर क्या है, ओसीराक रिएक्टर, वहां पर क्या करता है, इजराइल बॉम्बिंग कर देता है। और अपने आप में आप कह सकते हो ये बहुत बड़ी कंसर्न बन जाती है, मतलब इतिहास में एक सबसे बड़ा इंसिडेंट देखने को मिला। सारी कंट्रीज चौकन्नी हो जाती हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में हमारे साथ, कि यहाँ पर इस प्रकार से जो जो कंट्रीज के पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप कह सकते हो वो कंट्रीज सोच रही हैं कि हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बॉम्बिंग की जा सकती है, रिएक्टर्स के ऊपर बॉम्बिंग की जा सकती है, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, और इसके ऊपर आर्टिकल भी है। जो आर्टिकल आप देख पा रहे हो, पता है कब का है? ये आर्टिकल उसी दिन का है, मतलब जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद दूसरे दिन के बाद यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश हो चुका था 1981 के अंदर। जून 9 1981 का ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इतना पुराना आर्टिकल कहाँ से आया? तो गूगल पर सभी कुछ अवेलेबल है। ये कुछ इस प्रकार से न्यूज़पेपर था। इसकी कटिंग मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर और भी पुराने पुराने न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये न्यूज़पेपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है, लेकिन इसको डिजिटलाइज वे में यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देख पाओगे इजरायली जेट्स ने डिस्ट्रॉय किया था इराकी एटॉमिक रिएक्टर को। ये आर्टिकल इतना पुराना है और यहाँ पर आप देख पाओगे यही इंसिडेंट देखने को मिला था, जिसने दुनिया भर की कंट्रीज को चौकन्ना किया। और इसी की वजह से यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान भी साथ में आए कि हाँ यार, इस प्रकार का अग्रीमेंट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान यहाँ पर, जहाँ पर इंडिया के जो बॉम्ब के ठिकाने हैं वहाँ पर इस प्रकार से अटैक कर दे, या फिर पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ बॉम्ब के ठिकाने हैं वहाँ पर इंडिया इस प्रकार से अटैक कर दे। तो इसको लेकर अग्रीमेंट हो जाएगा, तो ये जगह बिल्कुल सेफ हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर। देखो, ये तो आपने पहला पॉइंट समझ लिया कि क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि इतिहास के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? देखो, इस अग्रीमेंट के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है। भारत ने क्या चला दिया था? भारत ने ऑपरेशन ब्रास टैग चलाया था 1987 में। 1987 में भारत का एक ऑपरेशन ब्रास टैग था, और ये अपने आप में बहुत खतरनाक ऑपरेशन था। मतलब आप कह सकते हो कि दुनिया भर की कंट्रीज सब कुछ चौंक गई थी, और दुनिया भर की कंट्रीज यहाँ पर शॉक हो गई थी कि भारत ने कैसा ऑपरेशन चलाया ये। अब आप कहोगे ये कैसा अभ्यास था? ये एक युद्ध अभ्यास था। ये कहाँ पे चलाया गया? यहाँ पर मैं आपको मैप दिखाता हूँ, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के पास यहाँ पर ये युद्ध अभ्यास को चलाया गया। पीछे आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, पाकिस्तान का बॉर्डर देखने को मिलेगा। पता है हुआ क्या था? हुआ यह था, भारत ने यहाँ पर अपने 5 लाख सैनिकों के साथ यहाँ पर अपने अभ्यास को चलाया, और अपने आप में आप कह सकते हो दुनिया भर में इसकी काफ़ी चर्चा होने लगी। इसके ऊपर आप लोग आर्टिकल भी देख पाओगे, ऑन इंडियाज बॉर्डर आ ह्यूज मॉक वॉर करके ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इस आर्टिकल को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया। और जो पता है ये ऑपरेशन चलाया गया था, ये जो अभ्यास था ऑपरेशन ब्रास ट्रैक, ये एक तरीके से अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो इसी न्यूज़पेपर ने बताया, ये उसी टाइम का न्यूज़पेपर है, और उसने यहाँ पर ये बताया, ये जो वॉर मतलब पूरा अभ्यास था, ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी इस प्रकार की सिनेरियो नहीं देखने को मिला था। या फिर जो नेटो सबसे पावरफुल यहाँ पर एलाई आपको देखने को मिलेगा, इनफैक्ट इन्होंने भी यहाँ पर आज तक ऐसा एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं किया है। तो आप खुद समझ सकते होंगे इंडिया ने कितना खतरनाक एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट किया था। इससे क्या हुआ? पाकिस्तान घबरा गया। ठीक है, और पाकिस्तान ने बोला कि देखो यार, ध्यान रखना, ये जो अभ्यास चल रहा है, इस अभ्यास में कहीं हमारे जो यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इसके ऊपर अटैक ना हो जाए, इससे यहाँ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो इस बेसिस पर यहाँ पर पाकिस्तान ने एक अग्रीमेंट किया इंडिया के साथ। तो दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न भी आपको पता चल गया है, ऑपरेशन ब्रास टैग, जिसके बेसिस पर यहाँ पर अगेन दोनों ने अग्रीमेंट कर लिया, और अग्रीमेंट के बेसिस पर बोला यहाँ पर हमारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इंडिया ने बोला यहाँ पर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर अटैक नहीं करोगे और हम वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे। क्लियर हो चुका है? आई होप मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में चीज़ों को समझा दिया है। तो मुद्दा सिर्फ इतना ही था, चर्चा इतने में ही हुई है, जो हमारे करंट इशू है वो इतना ही है। तो इसको हम लोग देख पाते हैं, ये प्रोहिबिशन को लेकर, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए क्यों लिस्ट को एक्सचेंज किया जाता है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, ये हर साल ये काम होता है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और भी बहुत सारे अलग अलग विवाद होते हैं, और वे विवाद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आप देख पाओगे यहाँ पर है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। आप यहाँ पर देख पाओगे बॉर्डर्स के ऊपर बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। सबसे बड़ा डिस्प्यूट तो आपको पीओके वाला रीजन पर देखने को मिलेगा। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन, है तो भारत का ही, लेकिन पाकिस्तान ने इसको इलीगल तरीके से कब्जा रखा है, एलओसी के पीछे वाला जो रीजन है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर एक तरीके से आप देख पाओगे यहाँ पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। बहुत सारे डिस्प्यूट्स किस प्रकार से होते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे इसके बारे में कुछ चीज़ें बता रखी हैं। मैं फिलहाल आपको नाम ही बता रहा हूँ कि और कौन कौन से डिस्प्यूट हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहो तो आप लोग यहाँ पर एक बार रीड कर लेना। दूसरा इशू भारत और पाकिस्तान के बीच में रहता है इंडस वाटर ट्रीटी करके। आपको मालूम होगा इंडस रिवर को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं।
ठीक है। जो इस इंडस रिवर का पानी है उसका कैसे यूज़ करना है इसको लेकर विवाद रहता है, और इस पूरे विवाद को यहाँ पर इंडस वाटर जो ट्रीटी है इस विवाद को सुलझाने के लिए यहाँ पर साइन किया गया था अग्रीमेंट सितंबर 1960 में, आपको मालूम होगा। ठीक है, जहाँ पर ये जो हमारा विवाद है इसको मीडिएट किया था, इसको बीच में यहाँ पर बीच में आया था वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर सुलझाव किया था, ये आप लोग को मालूम होगा। तो उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपको सिर्फ इश्यूज बता रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में और कौन कौन से इश्यूज हैं। पहला इशू आपको क्लियर हो चुका है, ये यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ। दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी हुआ। तीसरा सियाचिन ग्लेशियर को लेकर ही बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, तो आप लोग ये वाला जो रीजन देख पा रहे होंगे ये एक्जैक्टली आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। अब इसको हम लोग दुनिया का एक हाईएस्ट और डेडलीस्ट बैटल फील्ड भी बोलते हैं। यहाँ पर इतनी बार मिलिट्री ऑपरेशंस को चलाया गया, इतनी बार एक्सरसाइज को चलाया गया कि हमने यहाँ पर पूरी तरह से बर्बादी कर दी है। ठीक है, पूरा एनवायरमेंट यहाँ पर डैमेज हो चुका है और अभी तक मामला बिल्कुल भी सुधरा नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर बताया गया। तो एक इशू कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर का, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रहता है। और फिर उसके बाद एक और इशू है, वो है सर क्रीक का। सर क्रीक को लेकर एक बहुत बड़ा इशू रहता है। सर क्रीक क्या है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे सर क्रीक एक स्मॉल स्ट्रिप ऑफ वाटर है। ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये पतली से जो स्ट्रिप है, ये वाटर की स्ट्रिप है, ये सर क्रीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्यूट रहता है, इस पूरे एरिया को यहाँ पर इंडिया क्लेम करता है। ठीक है, अब क्या है, होता क्या यहाँ पर पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह से इसके ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट करता है। यहाँ पर पाकिस्तान अपने कब्जे में करने की यहाँ पर देख पाओगे बातचीत करता है। तो मतलब इस एरिया को भी लेकर डिस्प्यूट देखने को मिलता है, सर क्रीक वाला रीजन जो है। तो इसके बारे में ध्यान रखते हो। जो ये रेड लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन बेसिकली एक बॉर्डर है जो कि भारत इसको क्लेम करता है, लेकिन ये डिस्प्यूट किया गया है पाकिस्तान के थ्रू। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सर क्रीक वाला एरिया एक्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप देख पाओगे गुजरात वाला रीजन हुआ। गुजरात के बाद यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, यहीं पर आपको ये वाला रीजन कुछ इस प्रकार से ये नजर आएगा। जो ये ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ना, ये ग्रीन वाली लाइन जो है, ये बॉर्डर पाकिस्तान क्लेम करता है, इंडिया के थ्रू यहाँ पर डिस्प्यूटेड रहता है। तो मतलब आपस में इस वाले रीजन के अंदर भी डिस्प्यूट रहता है, जिसको हम लोग सर क्रीक डिस्प्यूट बोलते हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ा विवाद आपको मालूम होगा, आर्टिकल 370 के वो हमने अब्रोगेट किया था, इसको इनॉपरेट किया, जिसके बेसिस पर जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर और साथ ही साथ लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरी बन चुकी थी। पहले यहाँ पर एक जम्मू एंड कश्मीर था, अब उसको जब जैसे हम लोगों ने इसको अब्रोगेट किया उसके बेसिस पर इन दोनों को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। नाउ अगर एक एक चीज़ क्लियर हुई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो लाइक करो, एक सपोर्ट मिलता है यार, और फटाफट यहाँ पर 2K लाइक्स को यहाँ पे पहुँचा देना है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सेमीकंडक्टर्स के रिगार्डिंग। अब ये क्यों चर्चा में, देखो सेमीकंडक्टर पिछले 1 महीने में लगभग 7-8 बार चर्चा में आ चुका है, तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ पर भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगाते हो ना, उसके कैटेगरी के अंदर आपको ये टॉपिक रखना है। तो सेमीकंडक्टर का पड़ गया है शॉर्टेज। शॉर्टेज की स्पेलिंग हो चुकी है गलत, इसको सही कर लेना। अगर हम बात करें जो सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज कब पड़ा, ये पड़ा कोरोना के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा। तो यहाँ पर इस आर्टिकल को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन्ड है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, ग्रोथ डेवलपमेंट, तो ये सब पॉइंट से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल अगेन इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन पेज पर पब्लिश किया था। यहाँ पर दुनिया भर के अंदर जो ये कंप्यूटर चिप्स हैं या जो सेमीकंडक्टर है, इनका बहुत बड़ा शॉर्टेज पड़ा। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार इस शॉर्टेज के पीछे के कारण क्या हैं, क्या है रीजंस। लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना होगा सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। आपका हो गया पहले आपने पढ़ा रखा है, बिल्कुल मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन हुआ क्या था, मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। फिर उसके बाद ये लगातार 3-4 बार चर्चा में आ चुका था। तो पहले 2 दिन तो मैंने पढ़ा दिया, फिर जब मैंने तीसरे दिन यहाँ पर पढ़ाने की बारी आई तो मैंने बोला था मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत सारे और भी बच्चों के थ्रू बोला गया सर एक बार और सेमीकंडक्टर के बारे में बता दो। तो आज आर्टिकल चर्चा में था, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर अभी कल ही पब्लिश हुआ था। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये तो है ही। पहले हम सीखेंगे आखिरकार सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम सीखेंगे कि आखिरकार इनका शॉर्टेज क्यों पड़ा, इनके पीछे का रीज़न क्या है कि इनका शॉर्टेज पड़ गया, और अगर ये भी सीखेंगे कि इनकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है हमारे एक तरीके से लाइफ के अंदर। हम जितना भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर सभी जगह पर सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। तो पहली बात तो सेमीकंडक्टर क्या हुआ, एक मटेरियल है। तो सेमीकंडक्टर क्या है, एक मटेरियल है जिसके अंदर कंडक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी चलाई जाती है कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के बीच में। ठीक है, बिटवीन कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स को हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं। कहोगे दिमाग के ऊपर से चला गया, नहीं जाएगा दिमाग के ऊपर से, शर्त लगा रहा हूँ, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 चीज़ें समझनी है, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, जिसको हम लोग नॉन कंडक्टर्स भी बोलते हैं। आप लोग सब कुछ आराम से क्लियर कर पाओगे। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कंडक्टर्स का। कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, मान लो यहाँ पर हम लोगों ने लिया कॉपर वायर। ठीक है,
एक हमने कॉपर वायर ले लिया या फिर एल्यूमिनियम, ये क्या है, ये हमारे कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब अगर आपने इस तार में एक तरफ से करंट छोड़ा तो दूसरी तरफ पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा, बहुत आराम से करंट फ्लो होगा, ठीक है, ट्राई मत करना, लेकिन यहां पर क्या है, आराम से फ्लो होगा। तो जो कंडक्टर्स हैं इनके नाम से पता चल रहा है, इजीली कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बहुत आराम से फ्लो होता है, बहुत आराम से कंडक्ट होता है, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। उसके बाद दूसरा आप पहले समझो इंसुलेटर, बाद में सेमीकंडक्टर को समझेंगे। अब जो दूसरा इंसुलेटर्स होते हैं या फिर नॉन कंडक्टर होते हैं, इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हो ग्लास, जो शीशा होता है, पेपर का एग्जाम्पल ले लो। अब यही करंट जो आपने यहां पास किया था कॉपर वायर के अंदर, तो बहुत तेजी से पास हुआ, एल्यूमिनियम के अंदर पास किया, बिल्कुल पास हुआ। अब यहां पर जब आपने ग्लास में से पास किया, शीशे में से पास किया, या फिर आपने कागज के ऊपर से पास किया, तो वो करंट पास हुआ, नहीं पास हुआ। तो ये क्या है, ये एक नॉन कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर क्या होते हैं, विच डज नॉट कंडक्ट एनी करंट, जिसके अंदर यहां पर करंट बिल्कुल भी नहीं फ्लो होता या फिर कंडक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है। अब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या आता है, सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब आप समझ रहे होंगे, आधा कंडक्टर रहेगा और आधा इंसुलेटर रहेगा, बस इतना ही फंडा है। तो मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, बिल्कुल होता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये नॉन कंडक्टर कैसे हुआ, देखो फ्लो होता है, लेकिन इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जितने मर्जी में हमें छोड़ना हो हम छोड़ सकते हैं, और वहां पे रोकना हो तो हम लोग रोक सकते हैं। तो इसी वजह से इसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है, क्योंकि ये आधा कंडक्टर है, आधा इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल बता दो जरा, तो वो है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आपको देखने को मिलेगा, ये सारे सेमीकंडक्टर्स देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का डिफरेंस। अब सिलिकॉन देखो सबसे मेन चीज है, देखो सिलिकॉन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन क्या है, यहां पर इसका सिंबल SI है, इसका रॉ फॉर्म ऐसे है, कच्चे में ऐसा देखने को मिलेगा। इसकी रिफाइनिंग वगैरह करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, ध्यान रखना, क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है प्रीलिम्स में। सिलिकॉन काफी चर्चा में है इसी वजह से। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स दिखता कैसा है यार, हम लोग को शक्ल दिखा दो इसकी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सेमीकंडक्टर्स हैं, जिसके अंदर ये दो आपको नीचे पैर दिख रहे हैं ना, ये डायोड है, और जिसमें 3 देखने को मिल रहा है, ये ट्रायोड है, ठीक है। मतलब इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, फिलहाल आपको ये समझ लेना है सेमीकंडक्टर्स देखने में कैसे लगते हैं। क्लियर हुआ। तो सेमीकंडक्टर में जब यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, एक सिलिकॉन हो सकता है, एक जर्मेनियम हो सकता है, गैलियम आर्सेनाइड हो सकता है, या फिर कैडमियम सेलेनाइड भी हो सकता है। ये चारों ही आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, मतलब कि इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो तो कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल भी कर सकते हो। तो सिंपल सा एग्जाम्पल, एक और पिक्चर देख सकते हो, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर क्या होता है। तो इंसुलेटर के अंदर आपके जो रबर हो गया, रबर में कोई करंट पास नहीं होता है ना, प्लास्टिक के अंदर कोई करंट पास नहीं होता, लेकिन कंडक्टर के अंदर कॉपर वायर, एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पर करंट पास होता है। सेमीकंडक्टर में आपके सेमीकंडक्टर चिप्स हो गई, और खासकर क्या हो गया, जो हमारा सिलिकॉन वगैरह है वो हमारा सेमीकंडक्टर कहलाता है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि सेमीकंडक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है आखिरकार। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना होगा कि सेमीकंडक्टर हम लोग लेकर क्यों आए। देखो लाने की जरूरत इसलिए थी, आपने एक टाइम पर ऐसे टीवी यूज करे होंगे, है ना, डब्बे वाले जो टीवी है वो उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पर डब्बे वाले टीवी जो है पूरी तरह से बदल चुके हैं एलईडी के अंदर। अब ये जो एलईडी है इनके अंदर सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हुआ है। जो डब्बे वाले टीवी थे इनके अंदर यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स नहीं था, तो क्या हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे उस समय, तो सेमीकंडक्टर से पहले क्या यूज़ किया जाता था, सेमीकंडक्टर से पहले यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब को। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या है, तो वैक्यूम ट्यूब भी कुछ इस प्रकार से नजर आता है, और ये भी बिल्कुल सेमीकंडक्टर वाले फंक्शंस को परफॉर्म करता है। लेकिन होता क्या है, ये फेल मार गया यार, ये जो प्रोसीजर है पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट की वजह से यहाँ पर जो कैथोड है वो हमारा पिघल जाता है या खत्म हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा ये पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। तो इसी वजह से क्या होता है, हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर सेमीकंडक्टर्स को लेकर आए। अब क्या हुआ, देखो जो ये टीवी पहले वाले चलते थे, पहले कितनी गर्मी छोड़ते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी को प्रोड्यूस करते थे, तो कहीं ना कहीं पहले वाला काफ़ी नुकसानदायक भी था, हीट को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। लेकिन अब यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से स्मार्ट टीवी आ चुके हैं, आपके पास आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, जहाँ पर आप लोग वीडियो को देख रहे हो, उसके अंदर क्या डला हुआ है, सेमीकंडक्टर डला हुआ है। हर चीज़ के अंदर सेमीकंडक्टर्स आपको देखने को मिलेगा, तो सेमीकंडक्टर्स आर एवरीवेयर। तो इसी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कार सही करवाने जाओ, मतलब कार्स क्या सही करवाने जाओ, कार लेने भी जाओगे तो उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सेमीकंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही तो
तो करवाना है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को, जो भी चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, जो भी आपके पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी वजह से सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, यहां पर आपको यूनिडायरेक्शनल करंट देखने को मिलेगा। यूनिडायरेक्शनल मतलब आप एक तरफ से छोड़ सकते हो, ठीक है, दूसरी तरफ से नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, आप इधर से छोड़ो या इधर से छोड़ो, करंट इधर जाएगा इधर जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉपर वायर, ठीक है, जो हमारा कॉपर वायर है इसके अंदर आप इधर से करंट छोड़ो इधर पहुंचेगा, इधर से छोड़ो इधर पहुंचेगा। लेकिन यहां पर ऐसा सेमीकंडक्टर के अंदर नहीं होता। दैट इज वाई सेमीकंडक्टर आर यूनिडायरेक्शनल। इसी वजह से, इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से सेमीकंडक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, तो सेमीकंडक्टर्स दुनिया में बनते कहां पर हैं। देखो, सेमीकंडक्टर्स बनाने की तो काफी तक कमी है, मैन्युफैक्चरिंग एक सबसे बड़ा यहां पर कंसर्न देखने को मिलेगा। ताइवान के अंदर सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स आप देख पाओगे बनाए गए हैं, और ये डेटा है 2020 का। आज के टाइम पर यूएस वगैरह भी काफ़ी हद तक आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें, ताइवान की एक कंपनी है TSMC, सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर इसी के थ्रू बनाए गए। TMC के बाद यहाँ पर है UMC, उसके बाद साउथ कोरिया के अंदर देखने को मिलेगा, प्लस और भी यहाँ पर फर्म्स आ जाती हैं। चाइना भी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर के लिए काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर कवरेज है वो ताइवान पूरा करता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली हमने ताइवान के साथ मिलकर अग्रीमेंट भी किया है कि ताइवान हमारे कंट्री में आकर सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करने में मदद करेगा, ये आप लोग को मालूम होगा, है ना। तो ताइवान टॉप पर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन यह है कि आपने बताया सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो इस्तेमाल है वो सिलिकॉन का होता है, ठीक है, सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। सिलिकॉन को सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है। अब इन सब की ज़रूरत है, देखो इन सब की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और इंडिया को अगर अपने कंट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली और भी चीज़ों को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है हमें सेमीकंडक्टर की काफ़ी हद तक ज़रूरत होगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ये आपको मालूम चला अभी। तो अगर हम बात करें, जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है ये यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता हुआ नजर आया, और यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्सपेक्टेशन लगा रखा है कि 2023 यानी 2023-24 तक लगभग यहाँ पर $400 बिलियन तक हम लोग क्रॉस कर सकते हैं अपना सारा डेटा, जो कि 2014-15 में लगभग $70 बिलियन के आसपास था। तो मतलब हम लोग आने वाले टाइम पर इसको और ज़्यादा क्रॉस कर सकते हैं। ये यहाँ पर इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक सेक्टर के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दैट इज़ वाई सेमीकंडक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को देखते हुए हम लोगों के यहाँ पर काफ़ी बड़ा शॉर्टेज हुआ है और एक तरीके से सेमीकंडक्टर्स की कमी पड़ी है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम को चलाया गया, ठीक है। आप देख पाओगे कोविड की वजह से लॉकडाउन्स लगे, लॉकडाउन्स के बाद हमने देखा लोग घर पर बैठ काम करने लगे। अब जब लोग घर पर बैठ काम करें, लोगों को लैपटॉप्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही, मोबाइल फोन्स की डिमांड रही, और ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बिकी हुई हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें बिकी हुई हैं तो आप कह सकते हो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर शॉर्टेज पड़ी है सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सभी चीज़ों के अंदर। दूसरा क्या है, दूसरा रीजन है डिजास्टर का। कहोगे डिजास्टर कहां पे आ गया, डिजास्टर प्रोडक्शन प्लांट में आ गया। देखो वैसी सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है, ठीक है, और यूएस के अंदर जो प्लांट है, वहां पर कोल्ड की वजह से प्लांट बर्बाद हुआ। जापान के अंदर आग लग गई थी, उसकी वजह से प्लांट बर्बाद हुआ। तो अपने आप में आप कह सकते हो वैसे ही प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, और ऊपर से यहाँ पर दुनिया भर के अंदर ऐसे क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्लांट डैमेज हुआ है और कमी पड़ गई। उसके बाद प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसका, जैसे मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इस सेमीकंडक्टर्स की। इसी वजह से आज देख पाओगे बहुत कम कंट्रीज़ के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। पहली बात तो कॉस्ट बहुत सारी चाहिए, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीज़ खर्चने पड़ेंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का काफ़ी बड़ा शॉर्टेज पड़ा है आज के टाइम पर। आई होप आप लोग चीज़ों को बेहतरीन तरीके से क्लियर कर पाए। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगेन एक नई चीज़ सीखोगे, दलाई लामा कौन है, ठीक है, समझाऊंगा मैं बहुत अच्छे से। आज के टाइम पर आप लोगों को 14th दलाई लामा देखने को मिलेंगे, 14वें दलाई लामा ये हैं। दलाई लामा को कैसे चूज़ किया जाता है ये भी एग्जैक्टली आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसको ज़रूर सुनना, क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी पहले प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। वो टॉपिक कौन सा है वो भी यहाँ पर इसके अंदर कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो लास्ट सर्वाइविंग मेंबर हैं ऑफ स्मॉल ट्रूप ऑफ एन इंडियन सोल्जर्स हु एस्कॉर्टेड द दलाई लामा एज ही फ्लेड फ्रॉम तिब्बत इन 1959 हैज डाइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दलाई लामा जी के जो लास्ट एस्कॉर्ट थे,
जो इनके आप कह सकते हो अनुरक्षण थे या फिर रक्षा में इनका साथ देते थे, तो दलाई लामा जी के लास्ट एक्सकॉर्ट थे, ठीक है। अब इनकी डेथ हुई है तो इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो दलाई लामा जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के अंदर आप देख पाओगे वेरियस टॉपिक्स के बारे में मेंशन किया गया। तो दलाई लामा कौन है जो कि आज के टाइम पर है, वो आप लोग को ये दिख रहे होंगे, इंडिया के अंदर हैं, ठीक है। अब ये इंडिया में कैसा है मैं आपको वो भी समझाऊंगा, इसका बैकग्राउंड वगैरह भी हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहली बात, दलाई लामा देखो एग्जैक्टली क्या है, दलाई लामा क्या है, यहां पर आपको नाम समझना है। दलाई लामा किसी का नाम है, इनका नाम है नहीं। दलाई लामा फिर क्या है, ये बेसिकली एक टाइटल है। जैसे आज के टाइम पर हमारे प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो यहां पर रामनाथ कोविंद जी का नाम प्रेसिडेंट है नहीं, प्रेसिडेंट एक टाइटल है, नाम इनका क्या है, रामनाथ कोविंद। उसी प्रकार से दलाई लामा एक सिर्फ और सिर्फ टाइटल है, इनका एग्जैक्टली नाम क्या है, इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। आपको ध्यान रखना है नाम क्या है इनका, तेंजिन ग्यात्सो। ये आज के टाइम पर 14वें दलाई लामा है, जो करंट दलाई लामा है ये 14वें दलाई लामा है, और काफी हद तक आप कह सकते हो इनकी उम्र भी अभी हो चुकी है। तो करंट दलाई लामा का नाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 14वें दलाई लामा है हिस्ट्री के अंदर, ये अभी आपको क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग बात करें जो ये दो दलाई लामा है ये किस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, तो वो ट्रेडिशन है गेलगुपा, ठीक है। गेलुकपा ट्रेडिशन जो है तिब्बतन बुद्धिज्म का, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, और ये जो ट्रेडिशन है अपने आप में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशन माना जाता है तिब्बत वाले रीजन का, ठीक है। तिब्बत वाले रीजन का जो तिब्बतियन है वो यहाँ पर दलाई लामा को काफ़ी हद तक एक तरीके से दलाई लामा पूरे तिब्बतियन के अंदर पूरा लीड करते थे, ये आपको मालूम होगा। लेकिन होता क्या है, इंडिया और तिब्बत चाइना और तिब्बत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से चाइना पूरी तरह से तिब्बत को कब्जा भी लेता है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। उसके बाद यहाँ पर दलाई लामा तिब्बत से निकल कर आते हैं, तिब्बत से भागते हैं और उसके बाद इंडिया के अंदर आ जाते हैं, और इंडिया के अंदर यहाँ पर आज तक आप लोग देख पाओगे हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला में यहाँ पर दलाई लामा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो दो दलाई लामा है इनके बारे में आप लोगों ने जाना। साथ साथ यहाँ पर एक किसी चीज़ के अंदर बिलीव करते हैं दलाई लामा, यहाँ पर आप कह सकते हो बातचीत करते हैं अवलोकितेश्वरा के बारे में, अवलोकितेश्वरा या फिर चेनरिजिक के बारे में यहाँ पर बातचीत की जाती है। ये बेसिकली एक स्टेज है, कैसी स्टेज है, यहाँ पर क्या होगा आपके अंदर एक करुणा, एक दया देखने को मिलती है, ठीक है, एक कंपैशन देखने को मिलता है, एक तरीके से बोधिसत्वा की स्टेज देखने को मिलती है, यहाँ तक ये पहुँचा जाता है, ठीक है। बोधिसत्वा जैसे मैंने आपको बताया बुद्धा से यहाँ पर इंस्पायर्ड आपको देखने को मिलेगा। अब होता क्या एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात, जो दलाई लामा है वो क्या करते हैं, अवलोकितेश्वरा को एक तरीके से डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अवलोकितेश्वरा क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आप लोग को इमेज नजर आ रही होगी, ये यहाँ पर एक पेंटिंग है, ये पेंटिंग यहाँ पर अवलोकितेश्वरा की आपको देखने को मिलेगी, इज अवलोकितेश्वरा द बोधिसत्वा, ठीक है। ये जो पेंटिंग है आपको इसी फॉर्म में देखने को मिलेगी, बेसिकली यहाँ पर कंपैशन का फॉर्म है, यहाँ पर व्यक्ति के अंदर दया है, ठीक है। और भी यहाँ पर अवलोकितेश्वरा के अंदर 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसमें यहाँ पर एक कंपैशन भी है, एक काइंडनेस है, बाकी 2 चीज़ें और होती हैं, मुझे याद नहीं आ रही है, आप लोग खुद बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, बाकी 2 चीज़ें और होती हैं। फिलहाल यहाँ पर काइंडनेस है और यहाँ पर एक आपको कंपैशन भी इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो एक तरीके से ये जो गॉड होते हैं, ये जो गॉड होते हैं ये यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये अलग अलग फॉर्म्स के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दलाई लामा के फॉर्म में देखने को मिलता है। तिब्बत रीजन के अंदर जो दलाई लामा है तो आप समझ सकते हो एक सबसे ऊंची पोस्ट है, ठीक है, एक लीडर है, ठीक है, यहाँ पर लोग पूजते हैं, ठीक है। तो आप देख पाओगे दलाई लामा एक सबसे ऊपर आपको ये देखने को मिल जाते हैं, और ये क्यों आए, ताकि यहाँ पर लोगों को सिखा सकें, यहाँ पर लोगों को एक तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ा सकें, लोगों को यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति दिला सकें। तो इसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे एग्जैक्टली दलाई लामा एग्जैक्टली क्या होता है। अब यहाँ पर दलाई लामाज एस्कॉर्ट के बारे में चर्चा की गई है। देखो यहाँ पर होता क्या है, अब दलाई लामा यहाँ से दलाई लामा जो है वो भागकर कैसे आते हैं, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चाइना की साइड से यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है, और इंडिया और एक तरीके से तिब्बत और चाइना की अगर हम बात करें तो तिब्बत और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जिसके बेसिस पर जो पूरी तरह से चाइना है वो क्या करता है, वो यहाँ पर कब्जा लेता है तिब्बत को, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखा देना है वो ये है, यहाँ पे आप देख पाओगे जो चाइना है वो फुल एक्सेशन करता है तिब्बत को 1950s के आसपास, और उसके बाद इससे पहले जो भी अग्रीमेंट हुए थे वो सब अग्रीमेंट यहाँ पर चाइना उन सबको अग्रीमेंट को हटाकर तोड़कर आप कह सकते हो ये पूरी तरह से तिब्बत को कब्जा आता है। अब जब तिब्बत को कब्जा आता है तो उसके बाद जो दलाई लामा है वो यहाँ पर निकल कर आते हैं, एक तरीके से तिब्बत वाले रीजन से भाग कर आते हैं, कहाँ पर, इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर जब ये आते हैं तो कहाँ पर आते हैं, जैसे इंडिया के अंदर आते हैं तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पर जवाहरलाल नेहरू जी, वो यहाँ पर इनका वेलकम करते हैं, इनको परमिशन देते हैं कि आप अपनी तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जो एक तरीके से जो देश से निकाली गई है, इनके तिब्बत से निकाली गई है, तो इन एग्जाइल आप लोग फॉर्म कर सकते हो, कहाँ पर, धर्मशाला में। तो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में भी आज के टाइम पर आपको ये दलाई लामा देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग चीज़ों को क्लियर कर चुके हो, ठीक है। तो तिब्बत और दलाई लामा का क्या रिलेशन है मैंने आप लोगों को बताया, और इंडिया चाइना का क्या रिलेशन है मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया। काफ़ी लंबे समय तक जो तिब्बत है वो यहाँ पर इंडिया का एक अच्छा नेबरहुड भी हुआ करता था, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, चाइनीज ने पूरी तरह से इसके ऊपर कब्जा किया तिब्बत के ऊपर, तब से यहाँ पर आप कह सकते हो ये रिलेशंस काफ़ी खराब भी रहे, और उसके बाद दलाई लामा इंडिया में आए।
अगर हम बात करें दलाई लामा को कैसे चूज किया जा सकता है, कैसे यहाँ पर दलाई लामा को बनाया जाता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बनाने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन दलाई लामा को चूज करने का बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है, आप लोग को ये समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बुद्धिस्ट बिलीफ को फॉलो करते करते यहां पर विश्वास रखा गया है प्रिंसिपल ऑफ री इनकारनेशन के ऊपर। री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म के ऊपर। ठीक है, तो आज के टाइम पर जैसे मान लो ये करंट दलाई लामा है, ये करंट दलाई लामा यहां पर जब एक तरीके से डेथ होती होगी, डेथ होते हुए यहां पर ये बता देंगे कि यहां पर मैं जहां आने वाले टाइम पर इस जगह पर जन्म लूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी एक ग्रुप होगा, ठीक है, जो हाईएस्ट ग्रुप होगा, जो हाई लामाज होते हैं, ठीक है, वो यहां पर जाकर उस वहां पर एक तरीके से जो भी जन्म लेगा, ठीक है, उसको खोजते हैं। उसके बाद खोजने के बाद यहां पर उस इंसान को एक तरीके से लेकर आते हैं। तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो दलाई लामा के अंदर आप लोगों ने देखा होता क्या है यहाँ पर, अगर हम बुद्धिस्ट बिलीफ के अकॉर्डिंग बात करें, जो प्रिंसिपल ऑफ री इनकारनेशन है, इसका यहाँ पर प्रोसीजर को, मेथड को अपनाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से ये दलाई लामा खुद बताते हैं, जैसे कि मान लो इनसे पहले जो दलाई लामा थे, ठीक है, जब इनकी डेथ हुई तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि हाँ मैं यहाँ पर जन्म लूंगा, इस वाले एरिया में जन्म लूंगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ पर जो हाई लामाज होते हैं, गेलुक्पा ट्रेडिशन के, वो सब जाते हैं, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आगे जो नेक्स्ट दलाई लामा है उसको प्रोटेक्ट करें और उनको प्रोटेक्ट करके आगे जाकर बढ़ाएं। ठीक है, तो ये काम होता है। अब मान लो यहाँ पर ये अगर बताएंगे कि हाँ नेक्स्ट मैं यहाँ पर जन्म लूंगा, ठीक है, अपनी डेथ से पहले बता देंगे, तो यहाँ पर जन्म लूंगा, तो फिर आप कह सकते हो उसके बेसिस पर जो भी ये ग्रुप है, जो भी यहाँ पर जो हाई लामा हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जाएंगे और जाकर यहाँ पर ढूंढने में टाइम लगाएंगे। पहली बार ढूंढने में भी टाइम लगता है। अगर हम इन वाले दलाई लामा की बात करें, जो कि आज के टाइम पर 14th और करंट दलाई लामा है, पता है इनको भी ढूंढने में लगभग 4 साल लग गए थे। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसी प्रकार से थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर मिल ही जाते हैं डेफिनेटली। फिर उसके बाद क्या होगा, उनको लाया जाता है और उनको यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए। ठीक है, अब स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए प्रिपेयर करने के बाद वहाँ पर उनको एक दलाई लामा के पोजीशन पर बैठाया जाता है। आई होप आप लोग इन चीज़ों को सीख गए होंगे कि किस प्रकार से दलाई लामा को आगे के लिए चूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर विवाद क्या चल रहा है, आज के टाइम पर इसी को लेकर विवाद चल रहा है। क्यों, यहाँ पर ये दलाई लामा, अब देखो हमारे पास पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम पर कि 2 दलाई लामा हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इन दलाई लामा ने बोला है क्या कि देखो हो सकता है, पहली बात तो कि आगे कोई दलाई लामा हो ही ना। ठीक है, इनका कहना यह हो सकता है आगे कोई दलाई लामा बने ही ना, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर ये बता देते हैं कि आगे मतलब यहाँ पर ये जन्म लेंगे तो वो दलाई लामा बन जाएंगे, दूसरे नेक्स्ट निकल कर आएंगे। लेकिन उससे पहले चाइना आज के टाइम पर एक कंसर्न बन चुका है। चाइना यहाँ पर इन दलाई लामा को काफ़ी अपोज करता है। ठीक है, और उसका चाइना बोलता है कि अब जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे वो चाइना के होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो इन फ्यूचर हो सकता है एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए और 2 दलाई लामा हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इन्होंने ये बोल दिया है कि यहाँ पर जो भी दलाई लामा होगा वो यहाँ पर चाइनीज़ तो होगा नहीं, चाइनीज़ कंट्री से यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं, और सिर्फ आप देख पाओगे मतलब पॉसिबिलिटी कि इंडिया के अंदर ये बताएं कि हाँ इंडिया के अंदर ये नेक्स्ट दलाई लामा होगा। क्लियर हुआ इसके बारे में, जो प्रोसेस क्या है आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। बहुत सिंपल सा यहाँ पर आर्टिकल के अंदर चीज़ें मेंशन्ड है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है सॉलिड स्टेट बैटरीज को लेकर। ये जो बैटरीज है, छोटी सी बैटरी आपको दिख रही होगी, तो अपने आप में बहुत पावरफुल बैटरी होती है सॉलिड स्टेट बैटरी। इसका मतलब क्या है हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आर्टिकल जीएस पेपर 3 हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चर्चा में किस लिए है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक कार मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है वोक्सवैगन। अब यहाँ पर वोक्सवैगन ने, आप कह सकते हो वोक्सवैगन बोलते हैं इसको हम लोग, वोक्सवैगन ने यहाँ पर प्लान किया है, ये लोग सॉलिड स्टेट बैटरीज को यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ पर इनको बनाएंगे और 2025 तक इनको बनाया जाएगा क्वांटम स्केप के साथ पार्टनरशिप कर। आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया। अगर हम लोग बात करें तो अभी तक आप लोग जो बैटरीज यूज़ करते हो वो होती है लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, अब लिथियम आयन बैटरी मतलब जो आप मोबाइल फ़ोन में वीडियो देख पा रहे हो वो किसकी वजह से देख पा रहे हो, अपनी बैटरी की वजह से, और वो बैटरी कौन सी है, लिथियम आयन बैटरी है। आज के टाइम पर बैटरीज के अंदर लिथियम आयन बैटरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, लेकिन क्या है, इन बैटरीज के अपने आप में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इन बैटरीज का ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्या, इन बैटरीज का ऑल्टरनेटिव सॉलिड स्टेट बैटरीज हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले तो हम लोग लिथियम आयन बैटरी के बारे में चीज़ों को पढ़ते हैं। आज के टाइम पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इन सभी के अंदर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद लिथियम आयन बैटरी आज के टाइम पर देख पाओगे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, आप कह सकते हो कि इतने ज़्यादा ये अच्छी परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिलती नहीं है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन फ्यूचर इसको लेकर भी आर्टिकल के अंदर चर्चा की गई है, क्योंकि इसके नुकसान है। कुछ नुकसान क्या है, तो पहला नुकसान है लिथियम आयन बैटरी का कि लंबे समय तक इसको चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, लंबे समय तक चार्ज करोगे उसके बाद जाके ये चार्ज होती है। उसके बाद एक प्रॉब्लम क्या है, लिथियम जो मेटल है बेसिकली ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, मतलब कि इसमें सेफ्टी के कंसर्न होते हैं, ब्लास्ट भी हो सकता है, इस प्रकार के कंसर्न्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से कुछ और चीज़ें भी हम लोग को ऐड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से और भी जगह घिर जाती है डिवाइसेस के अंदर। ये दूसरा यहाँ पर दिक्कत है। तीसरी दिक्कत यहाँ पर एक्सपेंसिव है। आप लोग उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कोई करता है तो इसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ता है, तो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ये लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, अगर हम लोग बात करें तो ये सफिशिएंट है, मतलब इनफ है फ़ोन्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए। अदरवाइज अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी काम नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम पर। ये हम लोग को देखना है, क्योंकि हमने देखा इसके अंदर ब्लास्ट वगैरह भी देखने को मिलता है और सेफ्टी इश्यूज़ भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। लिथियम आयन बैटरी के क्या क्या नुकसान है आप लोगों ने पढ़ लिए। अब बात करते हैं इस बैटरी को कौन रिप्लेस करेगा। इस बैटरी को रिप्लेस करेगी हमारी सॉलिड स्टेट बैटरी। जो सॉलिड स्टेट बैटरी होती है इसके अपने आप में फ़ायदे हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी के क्या फ़ायदे हैं? इसका पहला फ़ायदा है हायर सेल एनर्जी डेंसिटी देखने को मिलेगी, और प्लस उसके बाद आप देख पाओगे ये छोटे साइज़ में अपने आप में बहुत ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद क्या क्या है इसके अंदर फ़ायदे? इसके बाद यहाँ पर फ़ायदा यह है जल्दी चार्ज हो जाएगा। ठीक है। जल्दी चार्ज होने के बाद लंबे समय तक ये टिकेगा, लंबे समय तक ऐसी चार्जिंग फॉर्म में रहेगा, और इसकी जो सेफ्टी है वो भी मतलब काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी। मतलब कि पहले हमें जो लिथियम आयन बैटरीज है उसके अंदर सेफ्टी कंसर्न्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर जो हमारी सॉलिड स्टेट बैटरी है इसके अंदर कोई भी सेफ्टी कंसर्न नहीं होगा। ये प्रॉपरली आप कह सकते हो सेफ है। ठीक है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जो सॉलिड स्टेट बैटरी है जो कि ऑल्टरनेटिव है लिथियम आयन का, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। हम लोग यहाँ पर सस्ते दाम में इसको बना सकते हैं। इनफैक्ट जो क्वांटम स्केप जिसके साथ ये बैटरीज बनाने वाले हैं, क्वांटम स्केप ने क्लेम ये किया है कि जो लिथियम आयन बैटरीज आज के टाइम पर बनाई जाती हैं इससे 15 से 20%, 50 से 20% तक हम लोग कम दाम में इन कॉस्ट इफेक्टिव सॉलिड स्टेट बैटरी को बना देंगे, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आता है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा, क्या सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट बैटरी टक्कर दे सकती है लिथियम आयन को? नहीं, लिथियम आयन से बैटरी से बेहतर सॉलिड स्टेट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सॉलिड स्टेट से भी बेहतर और भी बहुत सारी बैटरीज देखने को मिलती हैं। तो उनके नाम आप लोग पढ़ सकते हो, इसका पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे कि एक होती है ग्राफीन बैटरीज। ठीक है। जो ग्राफीन बैटरीज होती हैं ये भी बहुत अच्छी होती हैं, अगर हम बात करें लिथियम को टैकल कर सकती हैं। ठीक है। लिथियम का ऑल्टरनेटिव है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सॉलिड स्टेट बैटरीज का भी एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव देखने को मिलेगा। मतलब सॉलिड स्टेट बैटरीज भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो आप ग्राफीन बैटरीज का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लोराइड बैटरीज भी चर्चा में रहती हैं। सैंड बैटरी होती है, लिथियम सल्फर बैटरीज होती हैं, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। ये बैटरीज ऐसी हैं जो कि यहाँ पर एज अ ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल की जाती हैं, और यहाँ पर इनकी जो पावर है अपना में बहुत ज़्यादा हायर रहती है और सारी बैटरीज को ये टक्कर दे सकती हैं। क्लियर हुआ? आज के लास्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे चर्चा की गई है पढ़े भारत कैंपेन के बारे में। तो एक नया कैंपेन चर्चा में है, तो उसके बारे में जान लेना। आर्टिकल जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। तो हाल ही में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है 100 डेज का रीडिंग कैंपेन। अब ये 100 दिन का जो कैंपेन है इसका नाम है पढ़े भारत। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक यहाँ पर इसको एक तरीके से रखा गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस कैंपेन के अंदर क्या क्या चर्चा की गई है, सबसे पहली बात यहाँ पर इस कैंपेन को अलाइन किया गया। ये कैंपेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में लेकर आया गया है। आप लोग को मालूम होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है हम लोग इसको लेकर आए थे साल 2020 के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारा मेन मकसद था हम लोग इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर की तरफ लेकर आएँ। ठीक है। एक तरीके से जो हमारी एजुकेशन है उसको हम लोग हर तरीके से लेकर आएँ, जो लोकल लैंग्वेजेस है उसके अंदर एजुकेशन को पहुँचाएँ, ट्राइबल लैंग्वेजेस को आगे प्रमोट करें। तो ये सारा हमारा मेन मकसद था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। तो अभी जो यहाँ पर 100 दिन का कैंपेन चलाया गया है जिसका नाम है पढ़े भारत, तो ये कैंपेन भी कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ही अलाइन करता है, इसके साथ ही मिलकर ये काम करेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर थर्ड एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे देश की आज़ादी के बाद। इससे पहले 1986 में इस प्रकार की पॉलिसी आई थी और फिर 1968 में आई थी। पहले 1968 में, फिर 1986 में, तो इसका उल्टा कर देना 68 को 86, और फिर उसके बाद यहाँ पर 2020 के अंदर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। इसका मेन मकसद है बच्चों के ऊपर फोकस करना, बाल वाटिका से लेकर ग्रेड 8 तक, और प्लस हर तरीके से यहाँ पर बच्चे की जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, ठीक है, उसको यहाँ पर आगे लेकर आना। बच्चे का पार्टिसिपेशन पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर भी लेकर आना। तो मतलब एजुकेशन को और वाइडर सेक्टर के अंदर लेने का काम किया गया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। साथ साथ इसके अंदर मेन मकसद क्या है, जो हमारा पढ़े भारत इसके अंदर मेन मकसद क्या है, जितने भी
स्टेक होल्डर्स हैं नेशनल और स्टेट लेवल पर, चाहे वो बच्चे हों, टीचर्स हों, पेरेंट्स हो, कम्युनिटी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, सभी को यहाँ पर पार्टिसिपेशन करवाया जाएगा और सभी लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर मेन मकसद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैंपेन है, कैंपेन का मतलब समझ में आ गया ना। कैंपेन का मेन मकसद है बच्चों के अंदर, जो खाली बच्चे हैं, ठीक है, इनके लिए हम लोग क्या कर सकें, एक रीडिंग बुक्स को अवेलेबल कर सकें, इनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर, मदर टंग के अंदर, रीजनल लैंग्वेज के अंदर इनको हम लोग इनकी बुक्स प्रोवाइड करवाएं और उन बुक्स को इनको रीडिंग करना सिखाएं, ठीक है। जो हमारी जॉयफुल रीडिंग होती है उसको प्रमोट करने के लिए अभी इसी कैंपेन को लॉन्च किया गया। बाकी ये आर्टिकल रहा चर्चा में, तो आपसे कहीं भी ऐसा पूछा नहीं जाएगा, बस खाली इतना ध्यान रखना, पढ़े भारत क्या है। पढ़े भारत यहाँ पर एक कैंपेन है 100 दिन का, जहाँ पर एजुकेशन को या फिर रीडिंग को और ज़्यादा प्रमोट करने के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर हम बात करें भारत के अंदर एजुकेशन का सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है, तो हम लोग हमारे संविधान के अंदर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पार्ट 4 के अंदर क्या बोला गया, पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F जो हमारा डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, यहाँ पर इसने यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोविजन दिए हैं। इनके अंदर प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एक्सेसिबल एजुकेशन है उसके बारे में ये सारी चीज़ें बताता है कि ठीक है, जो एजुकेशन है वो इक्विटेबल होनी चाहिए, सभी लोग यहाँ पर एजुकेशन को एक्सेस कर पाएँ। इसको लेकर आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F के अंदर मेंशन किया गया। साथ ही साथ जो हमारा 42nd अमेंडमेंट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अंदर जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, इसके दौरान क्या किया, इसके दौरान किया यह गया कि जो एजुकेशन है उसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाला गया। आपको मालूम होगा हमारे पास 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। उसमें से क्या हुआ, एजुकेशन को स्टेट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर ट्रांसफर किया गया। उसके बाद क्या होता है, 86th अमेंडमेंट आता है 2002 के अंदर, यहां पर एजुकेशन को एक एनफोर्सेबल राइट बना दिया जाता है, एक हक बना दिया जाता है अंडर आर्टिकल 21A। फिर उसके बाद एजुकेशन से रिगार्डिंग और भी बहुत सारे लॉज आते हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है 2009 के अंदर, और इसका मेन मकसद था कि जो खासकर प्राइमरी एजुकेशन है, बच्चे की जो शुरुआती पढ़ाई है उसको तो करवानी ही चाहिए। लगभग इन्होंने फोकस किया जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 to 14 है, मतलब कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे के लिए जो एजुकेशन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उनका पूरी तरह से हक है इस एजुकेशन को लेने का। ये हमने राइट टू एजुकेशन के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी, तो आपको ध्यान रखना है। इसी राइट टू एजुकेशन के अंदर बोला गया जो नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स होते हैं, इसके अंदर क्या होगा, 25% तक थोड़ा सा हम लोग यहां पर गैप रखेंगे कुछ बच्चों के लिए जो कि कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज सेक्शन से, बैकवर्ड एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एरिया उनके लिए भी रखा जाएगा प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, ताकि एजुकेशन को हम लोग आगे प्रमोट कर सकें, क्योंकि बच्चों के पास एजुकेशन को लेकर उनका एक फंडामेंटल राइट है। प्लस एजुकेशन को लेकर हम लोग और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाते हैं, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। समग्र शिक्षा, निपुण भारत मिशन, निष्ठा हो गया, दीक्षा हो गया, स्वयं हो गया, ये अलग अलग यहाँ पर इनिशिएटिव्स हैं जो कि भारत सरकार के थ्रू चलाए जाते हैं। कुछ खास नहीं है, बस एक आइडिया आप लोग या फिर छोटा सा ध्यान जरूर रख सकते हो। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना है तो इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोलता है, किन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एक तरीके से कैदी हैं उन कैदियों की लिस्ट को शेयर किया जाता है, उस एग्रीमेंट को कहते हैं हम लोग एग्रीमेंट ऑन कंज्यूलर एक्सेस। इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था मई 2008 के अंदर। तो किन 2 कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, इसका मेन मकसद है कि बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर तो फोकस रखना चाहिए, लेकिन बच्चे की कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक के बच्चे को यहां पर ये एज अ एजुकेशन फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है, आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दलाई लामा है, दलाई लामा को इंडिया के अंदर वेलकम किया गया था हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, खासकर फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम आप लोगों को बताना है, जिन्होंने परमिशन दी दलाई लामा को कि यहां पर जाकर वो अपनी तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को कहां पर जाकर फॉर्म कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक एरिया है, उस एरिया का भी नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 मतलब आज के करंट दलाई लामा आपको देखने को मिलेंगे, उनका नाम क्या है, तो आपको उनका नाम भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 100 डेज का रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया है और उस कैंपेन का नाम क्या है, आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में नाम बताना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2 कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 एग्रीमेंट साइन होते हैं। एक तो एग्रीमेंट ये वाला है, उन दोनों कंट्रीज़ का नाम बताना है। दूसरा यहाँ पर उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक और एग्रीमेंट साइन होता है, प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। तो ये जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को कब साइन किया गया था और कब इसको कंफर्म किया गया, तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका नाम भी आप लोगों को बताना है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से सुना है और इनको सॉल्व कर पाओगे। इनके आंसर्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।